नमस्कार दोस्तों, आजकल आपने यह दो नाम कई जगह सुने होंगे। पहला है खालिस्तान और दूसरा है अमृतपाल सिंह। और इसी खालिस्तान मूवमेंट के नाम पर देश का दोबारा बंटवारा करने के पीछे अमृतपाल यह नाम बहुत अहम है। आज के इस वीडियो में हम खालिस्तान मूवमेंट की हिस्ट्री, आखिर यह कैसे शुरू हुई और अमृतपाल सिंह कौन है, यही जानने वाले हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है प्रतीक और हमारे चैनल कर्स ऑफ नॉलेज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। हाल ही में ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और कनाडा समेत कई देशों में इंडियन एम्बेसी के ऊपर हमले किए गए हैं, जिसकी वजह खालिस्तान मूवमेंट के तहत अमृतपाल सिंह के अरेस्ट वारंट को माना जाता है। अब सच में यह रीजन है या फिर भारत के टुकड़े करने के लिए की गई बाहरी ताकतों की मिलजुली साजिश, यही हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। खालिस्तान मूवमेंट को जानने के लिए हमें सबसे पहले उसकी मांगे क्या क्या है यह जानना होगा। इस सब की शुरुआत पंजाब राज्य से हुई थी। यह खालिस्तान नामक देश की मांग भी कोई नई बात नहीं है, इसकी मांग बहुत पहले से ही हो रही है। मगर अचानक यह मुद्दा फिर से कैसे जोर पकड़ने लगा, इस थमी हुई मांग में फिर से जाना गई सितंबर 2022 में, जब अमृतपाल सिंह इंडिया आया और आते ही उसने वारिस पंजाब दे नाम का संगठन की कमान अपने हाथ में ले ली। इस संगठन का लीडर बनते ही अमृतपाल ने सबसे पहले जर्नैल सिंह भिंडरवाले का गांव, जिसका नाम रोड है, वहां पर एक रैली का आयोजन किया। अब यह भिंडरवाले कौन है और उनका इस सबसे क्या संबंध है, आपको आगे पता चलेगा। रैली में उसने वहाँ के जो युवा है उन्हें खालिस्तान की मांग के लिए उकसाया। इसके बाद अमृतपाल यही नहीं रुका, उसने जलंधर, अमृतसर और गुरुदासपुर ऐसे कई जगहों पर रैली की और भाषण दिए। और ऐसे ही भाषण में उसने होम मिनिस्टर अमित शाह को धमकी दे दी। अमृतपाल ने इंदिरा गांधी का जिक्र करते हुए कहा कि इंदिरा गांधी ने भी यही कहा था जो अमित शाह ने अभी कहा। जिसके बाद उसका परिणाम क्या हुआ यह सबको पता ही है, और यह अमित शाह के साथ भी हो सकता है। इंदिरा गांधी को कैसे उनके ही बॉडीगार्ड ने मारा था, यह हम आगे खालिस्तान का इतिहास देखते वक्त जानेंगे। अभी के लिए सबसे बड़ा सवाल यह है, अभी अभी आए हुए अमृतपाल सिंह में इतनी हिम्मत कहां से आई और इसके पीछे किसका हाथ है। जब खालिस्तान मूवमेंट करने वालों के खिलाफ पुलिस ने एक्शन लेने की शुरुआत की, तब अमृतपाल सिंह फरार हो गया, मगर उसके 116 साथीदार पकड़े गए। जब पुलिस ने पूछताछ की और उसके दौरान उन्हें पता चला अमृतपाल का ड्रग माफिया के साथ भी संबंध है और उसे पाकिस्तानी खुफिया संगठन ISI का भी सपोर्ट है। ड्रग माफिया उसे पैसे देकर और ISI उसे हथियार देकर हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश रच रहे थे। यही नहीं दोस्तों, अमृतपाल ने अपनी आर्मी भी बनाई, जिसका नाम आनंदपुर खालसा फौज AKF रखा गया था। अब हम इस खालिस्तान की मांग के पीछे का इतिहास जानते हैं। खालिस्तान आंदोलन में आपने कई जगह आनंदपुर का नाम कई बार सुना होगा, क्योंकि आनंदपुर वही जगह है जहां पर सबसे पहले 1973 में खालिस्तान को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया था, जो कि खालिस्तान मूवमेंट के लीडर मास्टर तारा सिंह की मौत के बाद हुआ था। और जब अमृतपाल ने खालिस्तान मूवमेंट फिर से चालू की, आनंदपुर का नाम भी फिर से उठने लगा। खालिस्तान पहले से ही एक सेंसिटिव मुद्दा रहा है और पहले से ही इसे बाहर से सपोर्ट भी रहा है। खालिस्तान यह शब्द खालसा इस अरबी शब्द से आया है, जिसका मतलब होता है शुद्ध, प्योर। गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी, जिस वजह से खालिस्तान का अर्थ होता है खालसाओं का राज्य। 1929 में जब लाहौर अधिवेशन कांग्रेस और अंग्रेजों के बीच में हुआ था, तो उसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, मगर कांग्रेस के बीच ही इस मांग को लेकर मतभेद था। और इसमें 3 नेताओं का नाम अहम है। पहले थे मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी के लिए हिस्सेदारी मांगी। दूसरे थे मास्टर तारा सिंह, जिन्होंने सिखों की हिस्सेदारी की मांग की थी। तीसरे थे भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने दलितों के लिए हिस्सेदारी और एक अलग निर्वाचन व्यवस्था की मांग की। लेकिन इसके बाद 2 नेताओं ने अपने देश के बारे में सोचते हुए पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पार कर लिया था। इसके बाद जब मास्टर तारा सिंह खालिस्तान आंदोलन के लीडर थे, तब मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान की मांग कर रहे थे। तब मोहम्मद अली जिन्ना ने तारा सिंह जी को पाकिस्तान की मांग का समर्थन करने के लिए कहा। इसके बदले में जिन्ना ने तारा सिंह जी को उप प्रधानमंत्री बनाने का वादा भी किया था, मगर तारा सिंह जी ने उसे मना कर दिया। लेकिन जब पाकिस्तान अलग हो रहा था, तब पंजाब के भी 2 हिस्से होने वाले थे, जिसकी वजह से सिखों के कई प्रमुख गुरुद्वारे पाकिस्तान में जाने वाले थे। और इसी वजह से खालिस्तान की मांग ने भी जोर पकड़ा और आंदोलन और तीव्र हो गया। इसे रोकने के लिए और शांति कायम करने के लिए पंडित नेहरू जी ने 1956 में मास्टर तारा सिंह जी के साथ एक समझौता किया, जिसमें सिखों के आर्थिक, शैक्षणिक और धार्मिक हितों की रक्षा करने की बात की गई। मगर यह समझौता सिर्फ 5 साल चला और उसके बाद टूट गया, जिस वजह से मास्टर तारा सिंह आमरण अनशन के लिए बैठ गए। मगर अब तक जो आंदोलन अहिंसा के मार्ग पर चल रहा था, वो अचानक हिंसा तक कैसे पहुंच गया। इसकी वजह है तारा सिंह जी की डेथ। जब 1967 में तारा सिंह जी की डेथ हुई, तब उनकी जगह लेने वाला कोई अच्छा नेता ना होने के कारण आंदोलन भटक गया। इसी बीच भारत ने बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग होने के लिए मदद की, जिस वजह से पाकिस्तान नाराज हुआ और पाकिस्तान ने फुट नीति का इस्तेमाल करते हुए पंजाब में जो उग्रवादी सिख संगठन थे, उन्हें पाकिस्तान ने पैसे और हथियार दिए और पंजाब के युवा इस लालच में फंस गए और उन्होंने इस आंदोलन का रुख अहिंसा की तरफ मोड़ दिया।
इसके बाद इस आंदोलन में होती है भिंडरवाले की एंट्री। जब 1978 में निरंकार संप्रदाय और अकाली दल के बीच विवाद हुआ, उसमें अकाली दल के 13 कार्यकर्ता मारे गए, जिसमें एक थे फौजा सिंह, जो कि भिंडरवाले के बहुत करीबी थे। जिसके बाद यह मामला कोर्ट में चला गया, मगर कोर्ट ने भी निरंकार संप्रदाय के नेता गुरुवचन सिंह को बरी कर दिया, जिस वजह से भिंडरवाले ने गुरुचरण को खुद सजा देने की ठान ली और 1980 में उसकी हत्या कर दी। जिसके बाद हुई भिंडरवाले के आतंक की शुरुआत, जिसमें बहुत से लोग मारे गए। 1982 में भिंडरवाले ने अकाली दल के साथ हाथ मिला लिया और एक धर्म युद्ध छेड़ दिया, जिसके तहत 1983 में जलंधर के DIG को स्वर्ण मंदिर के सीढ़ियों के ऊपर गोली मारकर हत्या कर दी। जिसके तुरंत बाद इंदिरा गांधी ने भिंडरवाले के खिलाफ ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू कर दिया और वहां के हालात देखते हुए वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया और स्वर्ण मंदिर के भीतर सेना का टैंक खड़ा कर दिया और इसी मुठभेड़ के दौरान भिंडरवाले की हत्या कर दी गई। जिसके बाद इंदिरा गांधी की हत्या उन्हीं की सुरक्षा दल के 2 सिखों ने की। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद बहुत सारे नेताओं की हत्या भी की गई, मगर 1986 में कनाडा से लंदन होकर भारत आने वाली फ्लाइट कनिष्क को उग्रवादियों ने हवा में ही उड़ा दिया, जिस वजह से 329 लोगों की मौत हुई। जिसके बाद सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने एक जॉइंट ऑपरेशन शुरू किया, जिस वजह से यह खलिस्तान आंदोलन शांत हुआ। यह थी खलिस्तान के पीछे की हिस्ट्री। अब हम यही जानने की कोशिश करते हैं कि कभी खलिस्तान भारत से अलग हुआ तो क्या होगा। हालांकि यह बिल्कुल नहीं होने वाला, मगर हम मान के देखते हैं। अगर कभी खलिस्तान भारत से अलग हुआ तो वह एक लैंडलॉक्ड कंट्री बन के रह जाएगा। दोस्तों, जैसे कि आप मैप में देख पा रहे हैं कि खलिस्तान की मांग करने वाले लोगों ने खलिस्तान का मैप कैसे बनाया है, मगर इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि यह देश लैंडलॉक्ड रहेगा। लैंडलॉक्ड का मतलब है इस देश की कोई भी समुद्री सीमा मतलब कोस्टल एरिया नहीं होगा। इस वजह से यहाँ पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं हो पाएगा और ना ही व्यापार हो पाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि भारत के कोस्टल एरिया वाले स्टेट है, उनकी इकोनॉमी कैसे ज़्यादा है और जो स्टेट लैंडलॉक्ड है उनके मुकाबले कम है। इसी तरह खलिस्तान का भी होगा। यह भी लैंडलॉक्ड होने की वजह से इसकी इकोनॉमी भी सफ़र ही करेगी। दूसरी प्रॉब्लम है इस देश की लोकेशन। जैसे कि मैप में देख पा रहे हैं कि यह देश भारत और पाकिस्तान से बॉर्डर शेयर करेगा और दोनों ही देश न्यूक्लियर पावर्ड देश है। इसी वजह से खलिस्तान को भी अपनी आर्मी बनानी पड़ेगी, मगर पहले से ही इकोनॉमी सफ़र कर रही होगी और ऊपर से आर्मी पर खर्चा करेंगे तो इनका हाल भी पाकिस्तान की तरह हो जाएगा और इसी वजह से हमेशा भारत या फिर पाकिस्तान के दबाव के नीचे रहना पड़ेगा। यह सब देखने के बाद मेरा यह मानना है कि यह खलिस्तान नाम के अलग देश की मांग पूरी तरह से बेबुनियादी है और यह मांग एक भारत के खिलाफ रचा हुआ बाहरी ताकतों का षड्यंत्र है। मगर उन भारतीय नागरिकों को समझना चाहिए जो बाहरी ताकतों के बहकावे में आकर खलिस्तान की मांग कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल कर्स ऑफ नॉलेज को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।